हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? आपको पता है कि लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया टिल 17 मई। आपकी पढ़ाई बेटा हिंडर ना हो, इसकी कोशिश हम करते जा रहे हैं। और मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार और स्वागत करता हूं। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर, जो कि बेसिकली बेस्ड है बेटा रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे। ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ने हैं बेटा। चलिए, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम और आप जुड़े हुए हैं। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियोस को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बेटा जब आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा आएगा तो हमको इस कोर्स को आगे लेके बढ़ने में भी मजा आएगा। व्हाट्सएप पे आप हमको सजेशन दे सकते हैं, आपके सजेशंस वेलकम है बेटा। आज का हमारा जो वीडियो है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। आइए बेटा बताते हैं आपको। सबसे पहली चीज जानिए बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, जहां तक हम सबको पता है पॉलिटिकल फ्रंटियर के बारे में आप सब जानते होंगे। पॉलिटिकल फ्रंटियर, इंडिया का मैप जो आपके बगल में दिख रहा है, पूरा इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर ही है। देखिए बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी स्पेशली हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम चैप्टर को बेस बना के। मतलब कि आप जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इन सभी कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो नेशनल इनकम चैप्टर में होगा, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। तो देखिए, अभी हम जानने जा रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। थोड़ा सा पहले समझ लो कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होगा बच्चों। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर प्लस। पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब जहां पे इलेक्शन होते हैं, जो मैप पे हमारा ये बाउंड्री बना हुआ है, जिसको हम देख के बोलते हैं कि हाँ ये हमारा इंडिया है, उसको हम अपना पॉलिटिकल फ्रंटियर बोलते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ चीजें और भी आती हैं, जहां पे बेटा पीपुल का मूवमेंट, कैपिटल का मूवमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट फ्रीली हो सके, उस बाउंड्री को, उस टेरिटरी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। आइए समझिए। देखिए मैंने लिखा क्या है। मैंने लिखा बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हो गया कि जियोग्राफिकल बाउंड्री या जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए गवर्नमेंट। मतलब कि एक ऐसी टेरिटरी जिसको कि एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रही हो, जहां पे बेटा पर्सन, गुड्स, कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं, उस टेरिटरी को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। या फिर बेटा इसी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी किन किन चीजों को इंक्लूड करता है ये समझिए बेटा। डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें पॉलिटिकल टेरिटरी के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सेटअप हैं, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट माने जाते हैं। भले वो बात करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं बेटा इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी की। इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया का अपना मैप तो आएगा बेटा, लेकिन उस पूरे मैप के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो हैं तो इंडिया में, लेकिन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं है। जैसे अगर अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, एम्बेसी आप सब लोग समझते होंगे आई होप। अगर अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है बेटा, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है अगर अमेरिका की एम्बेसी, तो बेटा अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। यानी कि आपको बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी कि डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर तक लिमिटेड नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा भी कुछ चीजें ऐड हैं। देखिए क्या क्या चीजें ऐड है बेटा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी किन किन चीजों को इंक्लूड करता है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी पहला इंक्लूड करता है बेटा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को। दूसरा, ये पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या है? तो मैप आपको दिख रहा है, यही आपका पॉलिटिकल फ्रंटियर है बेटा। इसके अलावा शिप, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब बात के लिए पहले तो ये समझने वाली बात है बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसा बंदा जो 1 साल से ज्यादा समय से किसी पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा हो, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता हो। सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि वो यहीं पे खाता कमाता हो, तो उसको, उस बंदे को नॉर्मल रेसिडेंट बोला जाएगा उस कंट्री का जिस कंट्री में प्रेजेंटली रह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चाइनीज इंडिया में आके रह रहा है मोर देन 1 ईयर,
वही यहीं पे अर्न कर रहा है, खर्च कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में लाई कर रहा है बेटा, तो उसको हम बोलेंगे कि इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट्स है। तो अभी हम बात करते हैं कि शिप एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्री। मान लीजिए इंडियन एयरवे ने प्लेन चलाया अपना जापान से अमेरिका के बीच, अमेरिका से जापान, जापान से अमेरिका, तो वो हम चूंकि उसको ऑपरेट करने वाली एजेंसी इंडिया की है, इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट है, तो भले ही वो किसी भी दो कंट्रियों के बीच में ऑपरेशन क्यों ना परफॉर्म करें, अगर उसकी ऑपरेटिंग बॉडी नॉर्मल रेसिडेंट है जिस कंट्री की, वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो गए, जहां से बेटा पेट्रोल और नेचुरल गैस निकाले जाते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गए, ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स। थोड़ा समझिए बेटा, अगर आपके पास इंटरनेशनल वाटर में, जो आपको पता है कि पूरा हमारे इंडिया के निचले वाले हिस्से में बेटा सी है, सी, तो उसमें इंटरनेशनल वाटर है, इंटरनेशनल वाटर में कुछ एरियाओं तक एक्सक्लूसिव राइट अगर हमने ले रखा है, वहां पे हमको एक्सेस करने का अगर अधिकार है, तो वहां उस एरिया में, जिस एरिया को एक्सेस करने का राइट हमने ले रखा है, वो एरिया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एम्बेसी, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब देखिए, अगर बेटा इंडिया की एम्बेसी, इंडिया की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कंसुलेट्स अगर दूसरे देश में जाके एस्टेब्लिश्ड है, किसी दूसरे कंट्री में, जैसे पाकिस्तान में अगर इंडियन एम्बेसी है, तो बेटा वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। बहुत आसान सी बात है, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह बेटा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करो, अगर हमारी मिलिट्री एक टुकड़ा बेटा हमारे फौज का अगर जाके किसी पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा है, तो पीस, फॉर द पर्पज ऑफ पीस, फॉर द पर्पज ऑफ किसी भी पर्पज से अगर हमारा एस्टेब्लिशमेंट अगर जाके वहां पे रह रहा है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ना कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जिस कंट्री में वो जाके रह रहा है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। डोमेस्टिक टेरिटरी कुछ चीजों को एक्सक्लूड भी करता है, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो थ्रू आउट इंडिया के मैप के अंदर ही बेटा, मान लीजिए पाकिस्तान की एम्बेसी है, रूस की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में बनी हुई है, तो बेटा ये सारी एम्बेसी हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर में तो है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। वो एम्बेसी जिस कंट्री की है, उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। सेम उसी तरह जैसे हमारी एम्बेसी चाहे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, वो हमारे कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। सिमिलरली इसी तरह अगर किसी दूसरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फिर कंसुलेंट हमारे कंट्री में क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा बेटा। ये डोमेस्टिक टेरिटरी में ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, जैसे WHO है, WTO है, ये सारे के सारे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बेटा ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनली ग्लोबली वर्क करते हैं और किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट इनको नहीं माना जाता है। ठीक, आइए बात करते हैं बेटा नॉर्मल रेसिडेंट्स की। ये नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं? लोगों के मन में हमेशा डाउट बना रहता है कि रेसिडेंट्स और सिटीजन्स क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं बेटा, आज आप क्लियर कर लो, रेसिडेंट अलग होता है और सिटीजन अलग होता है। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जबकि रेसिडेंटशिप जो है बेटा वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली पहले पढ़ना चालू करते हैं, फिर समझते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होगा बेटा? रेसिडेंट्स जरूरी नहीं कि कोई एक पर्सन हो, रेसिडेंट बेटा एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। जैसे एयरलाइन जो है इंडिया की रेसिडेंट मानी जाएगी, रिलायंस जो है बेटा इंडिया की रेसिडेंट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन एंटिटीज, उनकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये सबको पता है। चलिए आइए देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट्स में कौन कौन आता है? तो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस दोनों आते हैं। क्या क्या कंडीशन है रेसिडेंट बनने के लिए? तो या तो आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में मोर देन वन ईयर से डिसाइड कर रहे हो, यानी आप किसी एक देश में 1 साल से अधिक समय से रह रहे हो, और इसके साथ साथ
हुज यानी वो बंदा, वो इंडिविजुअल या फिर वो इंस्टीट्यूशन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी पर्टिकुलर कंट्री में लाई करता हो। तो सर दो चीजें आपने बताई कि अगर किसी को नॉर्मल रेसिडेंट बनना है कंट्री का तो दो चीज, पहली चीज कि उसको मोर देन 1 ईयर स्टे करना पड़ेगा उस कंट्री में, और दूसरी चीज कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करना चाहिए। तो सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों? तो देखो मैंने लिख रखा है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेसिकली मींस द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन मतलब होता है बेटा इकट्ठा करना। वो लोग, वो इंस्टीट्यूशन यहीं पे कमा रहे हों, यहीं पे खर्च कर रहे हों और यहीं पे अपनी सेविंग कर रहे हों, तो उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी पर्टिकुलर कंट्री में माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझिए बेटा कि नॉर्मल रेसिडेंट्स की कैटेगरी में कुछ लोग इंक्लूड नहीं होते। कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगी बेटा? तो सबसे पहली चीज होगी बेटा कि फॉरेन टूरिस्ट, जो विजिटर आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं बेटा, वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। अच्छा, किसी एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी, जिनका एम्बेसी हमारे पर्टिकुलर कंट्री में है, उनके एम्प्लॉय हो गए बेटा, उनके मेंबर हो गए, आर्म फोर्स, फॉरेन किसी फॉरेन कंट्री के आर्म फोर्स के मेंबर हो गए, भले ही हमारे देश में कुछ समय के लिए हों लेकिन वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO की ब्रांच ऑफिस हो सकती है, WTO की ब्रांच ऑफिस इंडिया में हो सकती है, लेकिन बेटा वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहे जाएंगे। ठीक है। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, वेसल्स मतलब बेसिकली यहाँ बात हो रही है बेटा शिप, और यहाँ शिप के मेंबर्स जो एम्प्लॉय होते हैं। शिप मेंबर, अगर शिप कोई आ रही है, फॉरेन शिप है हमारे यहाँ आ रही है, उसके मेंबर भी उसके साथ आ रहे हैं, फिर भी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं, सॉरी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहे जाएंगे वो बेटा। और न ही कोई कमर्शियल ट्रेवलर, सीजनल वर्कर हमारे यहाँ सीजनली आता है, काम करता है, फिर अपने पर्टिकुलर किसी कंट्री में वापस चला जाता है, क्योंकि वो लेस देन 1 ईयर स्टे कर रहे हैं हमारे यहाँ, इसीलिए हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहे जाएंगे। इसके अलावा बेटा बॉर्डर वर्कर, कुछ ऐसी जगह भी है बेटा जो बॉर्डर पे पड़ती हैं और बेसिकली वहां के लोगों को काम करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है रोज, लेकिन वो जिस कंट्री में वर्क करने जाते हैं उस कंट्री को नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहे जाएंगे बेटा। जहां पे वो रहते हैं, जहां पे रिसाइड करते हैं, उसी पर्टिकुलर देश के वो नॉर्मल रेसिडेंट्स कहे जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल रेसिडेंट्स होता क्या है बेटा। आप वीडियो पॉज करके बेटा लिख लिया करिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, काफी अच्छा नोट्स आप सबको मिल जाएगा। चलिए ठीक, आइए समझते हैं कि सिटीजनशिप क्या होती है बेटा। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, बेस्ड करता है कि ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। किस बात पे बेस्ड करता है बेटा? ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ पे बेस्ड है, और सम लीगल प्रोविजन, और कुछ लीगल प्रोविजंस पे भी है। जरूरी नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री का अगर सिटीजन होना है तो वहां पे पैदा ही होना पड़ेगा बेटा, पैदा होना तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हम वहां के लीगल प्रोविजंस को फॉलो करके चाहें तो उस देश के सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये दो का इसका मतलब सर एक बात मेरे दिमाग में क्लिक कर रही है, क्या आप सबके दिमाग में भी क्लिक कर रही होगी बेटा, कि एक ऐसा बंदा जो चाइना का है, वहां पे पैदा हुआ, उसने इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करा, बट इंडिया में आके रह रहा है, यहीं पे कमा रहा है, मोर देन 1 ईयर से ज्यादा यहाँ पे है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका यहीं पे लाई कर रहा है, तो वो एक ही समय पे दोनों हो सकता है, इंडिया का रेसिडेंट भी और चाइना का सिटीजन भी। हाँ बेटा, आप सब लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, वो बंदा एक ही टाइम पे दोनों हो सकता है। चाइना का सिटीजन होगा क्योंकि वहां पे बर्न हुआ है, वहां के लीगल प्रोविजंस को उसने फुलफिल करा है, हमारे यहाँ वो आके रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका हमारे यहाँ लाई कर रहा है, तो हमारे लिए वो क्या रहा? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट रहा। तो अब बेसिकली आपको बातें समझ में आ गई होंगी। रेसिडेंटशिप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये बेस्ड करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक पर्सन कहाँ परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में 1 साल से लंबे समय से अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उस देश का वो रेसिडेंट कहा जाएगा, रेसिडेंटशिप होगी उसके पास, न कि सिटीजनशिप बेटा।
चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है बेटा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम में बहुत ही फैमिलियर कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी आप लोग इससे फैमिलियर होंगे, एक बार मैं बस उसको फिर से रिन्यू कर देता हूँ। चलिए देखिए फैक्टर इनकम क्या होता है बेटा। फैक्टर इनकम वो इनकम है जो हमको रिसीव होती है बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, यानी कि अगर हम लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कहीं काम करते हो और उसके बाद जो हमको पेमेंट रिसीव होती हो, जो इनकम रिसीव होती हो, उस इनकम को हम बोलते हैं बेटा फैक्टर इनकम। देखिए लिखा क्या हुआ है, फैक्टर इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये ऐसा इनकम है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा रिसीव किया जाता है फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और जैसे कि लैंड दिया तो लैंड को मिल गया रिटर्न पे रेंट, लेबर दिया तो लेबर को मिल गया रिटर्न में वेज, कैपिटल दिया मिल गया इंटरेस्ट, बेटा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया मिल गया बदले में प्रॉफिट। तो ये सारे के सारे क्या है आपके फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होते हैं बेटा। ट्रांसफर इनकम ऐसे इनकम जिसके लिए हमको कोई सर्विस रेंडर ही करना ना पड़े, जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट देती है बेटा, तो क्या बूढ़े जाके कोई फैक्टर सर्विसेज देते हैं क्या हमको? नहीं ना। हम स्कॉलरशिप लेते हैं, स्कॉलरशिप हमको रिसीव होती है, तो क्या इसके बदले में हम जाके गवर्नमेंट के घर का थोड़ा सा काम कर देते हैं क्या? नहीं करते ना। बिना फैक्टर सर्विस रेंडर करे जो भी पेमेंट रिसीव होता है उसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसफर इनकम। यानी देखिए ऐसी इनकम है रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर प्रोडक्शन सर्विसेज, बिना किसी प्रोडक्शन सर्विस को रेंडर किए अगर पैसा मिल रहा है, इनकम रिसीव हो रहा है, तो उसको हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। एग्जांपल के लिए बेटा स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी बेरोजगारी भत्ता, पॉकेट मनी जो हमको रिसीव होती है, हमको रेंडर सर्विसेज रेंडर करनी नहीं पड़ती, तो ये सब के सब ट्रांसफर इनकम का पार्ट माना जाता है। और एक बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखिए, जब आप नेशनल इनकम कंप्यूट करोगे, नेशनल इनकम निकालने जाओगे, तो नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रांसफर इनकम किसी भी तरह की चीज की प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ओनली फैक्टर इनकम ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री के रेसिडेंट के द्वारा कमाया गया फैक्टर इनकम ही कंसीडर होता है, नेक्स्ट ट्रांसफर इनकम को टोटली इग्नोर किया जाता है। बेसिकली बेटा ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। इसके बारे में भी आप लोग पहले से ही फैमिलियर हो बेटा। ऐसे गुड्स जिनका परचेजिंग फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन हुआ हो या फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ हो, ऐसे गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। जैसे दूध, हाउस होल्ड ठहरे हम लोग क्या करें बेटा, दूध खरीद लिए, दूध पीने के लिए खरीदे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए फाइनल गुड्स हो जाएगा। एक हैवी मशीनरी एक बिजनेस ने खरीद लिया, बिजनेस ने एक प्लांट खरीद लिया, एक मशीनरी खरीद लिया, तो फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, वो उसको बेचेगा नहीं, उसकी हेल्प से प्रोडक्शन लेगा, तो इसीलिए उसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा फाइनल गुड्स ही बोलेंगे। अब देखिए बात करता हूं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो या तो बेटा किसी चीज की प्रोडक्शन में यूज होने के लिए खरीदे गए हों या फिर जिनको रीसेल के पर्पज से खरीदा गया हो, उनको बेटा हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जांपल ऐसे गुड्स जो बेटा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हों, उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। सर ये प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्या है अभी मैं बताता हूं, पहले बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे मैंने बेटा दूध खरीदा और मैं डेयरी शॉप वाला हूं, मैं उस दूध को खरीद के बेचूंगा, तो ये मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि मैं उसको कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, इसीलिए वो मेरे लिए फाइनल गुड्स नहीं रहा। ठीक है। और इसी तरह अगर मिल्क को एक स्वीट शॉप वाले, मिठाई की दुकान वाले ने अगर खरीद लिया फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग स्वीट्स, वो उससे स्वीट्स बनाएगा, मिठाइयां बनाएगा, उसके बाद मिठाइयों को बेचेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए। ठीक है।
चलिए एक बात और समझ लीजिए, इंटरमीडिएट गुड्स का जो डिमांड होता है वो डेराइव डिमांड होता है। डेराइव डिमांड आप लोग सब लोग पढ़े हुए 11th में क्या होता है, जब फाइनल गुड्स की डिमांड होती है तो इंटरमीडिएटरी गुड्स की डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग की डिमांड बढ़ेगी बेटा तो रॉड, ब्रिक, सीमेंट्स इन सब के डिमांड भी बढ़ेंगे। तो ये रॉड, ब्रिक, सीमेंट ये सब क्या है बेटा, इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनकी डिमांड क्या होती है, डेराइव डिमांड होती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है। फॉर द पर्पज ऑफ फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं बेटा, अगर मान लीजिए मैं किसान हूं और मैंने एक फैक्ट्री वाले को 700 रुपए का गेहूं बेचा और उसने उससे 1000 का आटा बना लिया, तो जो मैंने 700 रुपए का गेहूं बेचा था और उसने 1000 रुपए का आटा बनाया, उसके 1000 में मेरा 700 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यानी फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है बेटा, ये सब जानते हैं। अगर मैं पेन बेच रहा हूं तो पेन की वैल्यू में इसकी स्याही का जो है, इसके इंक की जो वैल्यू होगी वो इंक्लूडेड होगी, इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू इसमें इंक्लूडेड होती है। इसीलिए जब हम नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं बेटा तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी बेटा इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। अगर हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करें और इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे तो ये ओवर काउंटिंग, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमको फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करना है। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। बेटा देखिए आपकी स्क्रीन पे अभी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स के बीच के कुछ डिफरेंस दिख रहे होंगे। इन डिफरेंसेस को आप समझिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो बेटा क्लियर करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है। देखिए बेटा, जो आप गुड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे थे इंटरमीडिएटरी गुड्स में और फाइनल गुड्स में, उसकी एक इंपॉर्टेंट की जो है बेटा वो प्रोडक्शन बाउंड्री है। प्रोडक्शन बाउंड्री समझ लेने के बाद आप बहुत ही आसानी से क्लासिफाई कर सकते हो गुड्स को इंटरमीडिएटरी गुड्स में और फाइनल गुड्स में। देखिए होता क्या बेटा, प्रोडक्शन बाउंड्री इट इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन बाउंड्री बेटा एक लाइन है, किसके अराउंड, प्रोडक्शन सेक्टर्स के अराउंड। और जब तक गुड्स इस लाइन में है तब तक गुड्स इंटरमीडिएटरी गुड्स है, और जब गुड्स ने इस लाइन को क्रॉस कर लिया, इस लाइन के बियॉन्ड चली गई, तो उस गुड्स को हम बोलते हैं बेटा फाइनल गुड्स। समझिए, देखिए as long as goods remain within the production boundary, जब तक गुड्स इस प्रोडक्शन बाउंड्री में, इस लाइन में है, तब तक गुड्स को हम बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएटरी गुड्स। When a goods comes out of the boundary, और जैसे ही गुड्स इस बाउंड्री से बाहर गया उसको हम बोलते हैं बेटा फाइनल गुड्स। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। मान लीजिए अमन नाम का एक फार्मर है जो कि प्रोड्यूस करता है कॉटन, कितने का बेटा, 5000 रुपीज का। ठीक है, उसने क्या किया, इस कॉटन को आयुष नाम के एक बंदे को बेच दिया। आयुष नाम के एक बंदे को बेच दिया बेटा। आयुष क्या करा, उस कॉटन से आयुष ने बेटा थ्रेड प्रोड्यूस करा 8000 का। देखिए प्रोडक्शन बाउंड्री है, चीजों का प्रोडक्शन होता ही जा रहा है। पहले क्या प्रोड्यूस हुआ, कॉटन, कॉटन से क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, थ्रेड, और थ्रेड किसने प्रोड्यूस करा, आयुष ने, और आयुष ने क्या करा, थ्रेड को बेच दिया सुनील को। सुनील ने थ्रेड खरीदा और सुनील ने उस थ्रेड से क्या बनाया बेटा, क्लॉथ्स बनाया। फाइनली क्लॉथ इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल गया। अब इस क्लॉथ से कुछ दूसरा नहीं बनना है, शर्ट पैंट सुनील ने प्रोड्यूस कर दिया और इसको उसने क्या किया, कंज्यूमर को बेच दिया। तो यहां तक जो गुड्स था, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो थ्रेड हो, ये गुड्स, चाहे बेटा वो क्लॉथ्स हो, जब तक वो शर्ट पैंट का शेप नहीं लिया है तब तक ये इंटरमीडिएटरी गुड्स रहेगा। और जैसे इस प्रोडक्शन लाइन या प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर गया बेटा, ये तुरंत क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स बन जाएगा और एक कंज्यूम के लायक हो जाएगा, कंज्यूमर। चलिए
बेटा अभी आपने जाना कि फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। आइए अब फाइनल गुड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा। फाइनल गुड्स को दो बड़े ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है बेटा कंजम्पशन गुड्स और दूसरा है बेटा कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करें। भूख लगी है, ब्रेड खाना है, ब्रेड मैंने परचेस करा, कंज्यूम कर लिया, बेटा एक कंजम्पशन गुड्स होता है। ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, उन गुड्स को बेटा हम कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। चलिए कंजम्पशन गुड्स को बेटा कई सारे सब हेड्स में डिवाइड करा गया, ये समझते हैं। पहला समझिए, कंजम्पशन गुड्स में ही जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे गुड्स बेटा जो कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगेन एंड अगेन यूज किया जा सके, उनको हम बोलते हैं बेटा ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, बेटा नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक टीवी देखते रहते हैं हम, लगातार चलता रहता है, उसको हम बोलते हैं इसीलिए ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि ये कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगेन एंड अगेन यूज होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उनको ऐसे कंजम्पशन गुड्स को हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं बेटा, जो कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हो, अगेन एंड अगेन यूज हो बेटा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, उनको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल्स हो गए बेटा क्लॉथ्स, 1 साल 2 साल यूज कर रहे हो आप, तो क्लॉथ्स क्या हो गया आपका, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स का। ऐसे गुड्स जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही कंज्यूम हो जाए, गुड्स दैट आर कंज्यूम इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। जैसे भूख लगी, दूध लाया, ब्रेड लाया, खा गया बेटा, वो खत्म, कंज्यूम हो गया। यानी कि ऐसे गुड्स जो सिंगल एक्ट ऑफ एक्शन में कंज्यूम हो जाते हो, उनको हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, जैसे मिल्क। और बेटा सर्विसेज क्या होती हैं, ये नॉन मटेरियल गुड्स हैं। नॉन मटेरियल गुड्स का मतलब क्या हुआ बेटा, इनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे टीचर अपनी सर्विस आपको दे रहा है, बैंक आपको सर्विस देता है, तो ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, नॉन मटेरियल गुड्स हैं और सर्विस की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये हमने पढ़ा कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, उनके फर्दर क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये आप जान गए। आप जानते हैं बेटा कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो अदर गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऐसे गुड्स हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ऐसे गुड्स जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करे, उनको हम बोलते हैं बेटा कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गई, मशीन की यूज इस्तेमाल से कपड़े बनते हैं, जूते बनते हैं। तो जो ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करे, उनको हम बोलते हैं बेटा कैपिटल गुड्स। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कैपिटल गुड्स अपनी एंटिटी प्रोडक्शन में खोते नहीं हैं। जैसे बेटा अगर आपको मिठाई बनाना है, मिठाई बनाया हमने, मिल्क से मिठाई बनाया, अब मिठाई बन जाने के बाद मिल्क नहीं रहेगा, मिल्क अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, तो बेटा मिल्क क्या हुआ, कैपिटल गुड्स नहीं हुआ। अब शूज मैन्युफैक्चरिंग एक मशीन है बेटा जो शूज बनाती है। जब शूज बन गया तो क्या मशीन एंटिटी अपनी खो दी, क्या मशीन जूते में लग गया, नहीं, मशीन की एंटिटी अभी बनी हुई है। यानी ऐसा गुड्स जो अपनी एंटिटी लूज ना करता हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं बेटा कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स की जो डिमांड होती है वो भी डेराइव डिमांड होती है। जूते बनाने वाली मशीन की डिमांड हम तभी करेंगे बेटा जब जूतों की डिमांड होगी, यानी जूतों की डिमांड होने की वजह से जूतों को बनाने वाली मशीन की डिमांड है, इसीलिए कैपिटल गुड्स की डिमांड को डेराइव डिमांड बोला जाता है। आई होप कि ये समझ में आया आपको फाइनल गुड्स और उनके क्लासिफिकेशन। चलिए अब समझते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आई होप कि इन्वेस्टमेंट आप सब लोग जानते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट मींस एडिशन इन स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। जो कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी का, जैसे इंडिया का जो कैपिटल स्टॉक है बेटा, उस स्टॉक में एडिशन करना। जैसे हमारे पास 4 घर थे, पूंजी थी 4 घर, एक घर मैंने और खरीद लिया, गवर्नमेंट ने ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दी गई बेटा, ये सब क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है। यानी इन्वेस्टमेंट बेसिकली मींस एडिशन इन कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है बेटा, अब इस इन्वेस्टमेंट को 2 बड़े बड़े कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्लासिफाई किया गया। पहला होता है बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट।
पहले हम समझते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेटा बस फोकस आपको टोटल और एक्चुअल पे करना है। देखिए, टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमी में जो टोटल स्टॉक का एडिशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बेसिकली एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैंने 50 लाख रुपए की एक मशीनरी परचेज करी तो ये हमारे लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन क्या बेटा वो 50 लाख की मशीनरी हम यूज कर पा रहे हैं टोटली? क्या वो अपनी वैल्यू डेप्रिसिएट नहीं कर रहा है ड्यू टू रेगुलर यूज, ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू चेंज इन टेस्ट, डिमांड, इन सब की वजहों से बेटा वो अपनी वैल्यू को खो रहा है। तो हमने अगर 5 लाख की मशीनरी इन्वेस्ट की तो 5 लाख का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से बेटा अगर डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। नेट इन्वेस्टमेंट मींस द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक इकोनॉमी में गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ग्रॉस की बात नहीं कर रहा बेटा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जितना हुआ एक इकोनॉमी में उसको हम बोलते हैं बेटा नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तो आपको आपका नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, इजी टू अंडरस्टैंड है, ये सब आप समझ सकते हैं। आइए अब एक नया चीज समझ निकल के आया बेटा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से तो लगभग हर एक बच्चा फैमिलियर होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? तो डेप्रिसिएशन बेसिकली मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की वैल्यू का गिरना डेप्रिसिएशन बोला जाता है बेटा। देखिए, डेप्रिसिएशन होते हैं बेटा ड्यू टू मेनली 3 रीजंस की वजह से डेप्रिसिएशन होता है। पहला कि प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स एसेट्स को यूज कर रहे हैं तो वियर एंड टियर हो रहा है, रेगुलर यूज की वजह से अपनी वैल्यू खो रहा है। बेटा समय बदलने के बाद अगर हम फिक्स एसेट्स को यूज ना करें, अस्थिर से रखे भी रहें, तो नेचर, रेनफॉल हो गया, सनलाइट हो गया, बेटा कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, इन वो लोग इस चीज को हानि पहुंचा ही देते हैं। तो फिक्स एसेट्स अपनी वैल्यू यूज, जरूरी नहीं कि यूज होगा तभी खोएगा, पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी कम होती है। ठीक है, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस। अब आइए बेटा तीसरा रीजन जानते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब एक बात बताइए, क्या अगर एसेट्स हमारे पास है जिसकी डिमांड आज वैसी है, क्या कल को भी वही बनी रहेगी? क्या लोगों का टेस्ट फैशन वैसा ही रहेगा? नहीं बेटा, लोगों के टेस्ट, फैशन, डिजाइन, ये समय समय पे सारी चीजें चेंज होती रहती हैं और इसकी वजह से फिक्स एसेट्स अपनी वैल्यू खोता रहता है। तो और कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। जैसे बेटा सबसे पहले आप देखेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ये सबको पता होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स बेटा अब जीएसटी में मर्ज हो चुका है। शायद जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स यानी कि जीएसटी बना दिया गया है। आइए, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट इंपोज करती है ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, बेची जा रही है, तो उस पे गवर्नमेंट कुछ टैक्स वसूलती है और उन टैक्सेस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए बेटा एक बात और ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाई करते होंगे तो उस प्रोडक्ट के पीछे इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस लिखा होता है, यानी उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस जाके उस प्रोडक्ट के, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर देते हैं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये बेसिकली अच्छी बात है, समझ में आ गई? हाँ, चलिए, यानी कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझ लिया। सब्सिडी क्या होती है बेटा? अब सब्सिडी थोड़ा सा समझते हैं। सब्सिडी मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है बेटा, कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज के प्रोडक्शन के लिए कंपनियों को सब्सिडी देता है। और सब्सिडी जिस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट चार्ज करता है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट के मार्केट में, सिमिलरली उसी तरह अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रहा है तो मार्केट में प्राइसेस कम्युनिटी के घट जाते हैं। तो बेसिकली आपको समझना बस इतना ही है कि सब्सिडी मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट।
दो चीजें समझिए। अब बेटा फैक्टर कॉस्ट समझिए और मार्केट प्राइस समझिए क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट वो अमाउंट है जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विस लेने के बदले में जो हम अमाउंट उनको देते हैं, उस अमाउंट के सम को हम बोलते हैं बेटा फैक्टर कॉस्ट। क्या कहा सर आपने, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए फैक्टर सर्विसेज हायर करते हैं तो उनको रिटर्न में हमको जो अमाउंट देना पड़ता है, जैसे कि लैंड को रेंट देना पड़ता है, लेबर को वेज देना पड़ता है, कैपिटल को इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं बेटा फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होता है बेटा, वो प्राइस जिस प्राइस पे मार्केट में गुड्स एक्चुअली सोल्ड हो रहा है, सेल हो रहा है, उस प्राइस को हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इस पर्टिकुलर मार्कर की प्रोडक्शन के लिए मेरे को लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये चार चीजें हायर करनी थी। लैंड को मैंने 1 रुपए का रेंट दिया बेटा, लेबर को मैंने 2 रुपए का वेज दिया, कैपिटल को मैंने 1 रुपए का इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन को 1 रुपए का प्रॉफिट। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये 5 रुपए जो आ रहा है क्या है बेटा, मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इस पेन को बनाने का, सॉरी फैक्टर कॉस्ट है, इस पेन को बनाने का खर्चा है। अब मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने ले जा रहा हूं, तब तक गवर्नमेंट कहती है कि भैया मेरे को तो चाहिए टैक्स। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप टैक्स लोगे तो आपको ये पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर बियर करते हैं। तो इसका प्राइस, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस जितना गवर्नमेंट क्या लेगी, इनडायरेक्ट टैक्स लेगी। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, अब एक नई कहानी में थोड़ा सा और मोड़ लेके आते हैं बेटा। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर मार्कर के प्रोडक्शन पे 1 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया था। तो जब 1 रुपए का डिस्काउंट अगर मार्कर पे मिला है तो उसकी वजह से हमारी प्राइस क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस बेटा घट जाएगी। तो माइनस हम लिख देंगे सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 रुपए का फैक्टर कॉस्ट है, मान लीजिए गवर्नमेंट 2 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है और 1 रुपए का गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, तो प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 6 रुपए। यानी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी होता है बेटा। बस यही समझाना था। ठीक है, सबको समझ में आया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बेटा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको निकालना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करना पड़ेगा। यानी कि आप चाहो तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी क्या होता है बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक पे। और हमारा जो आज का आखिरी टॉपिक है वो है NFIA। NFIA मीन्स बेटा नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। बेटा चलिए समझते हैं। नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड समझने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड समझना जरूरी है बेटा। चलिए मान लीजिए, समझते हैं एक एग्जांपल से। ये इंडिया, यहाँ के कुछ रेसिडेंट्स बेटा, यानी यहाँ के कुछ लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके जॉब कर रहे हैं, यानी कि किसी और कंट्री में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी और कंट्री में जाके वर्क कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बेटा, वहां से अर्न करके 5,000 रुपीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल है बेटा, बस 5,000 रुपीज इंडिया को भेज रहे हैं। तो ये जो 5,000 रुपीज इंडिया के पास आ रहा है बेटा, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज देने की और फैक्टर इनकम लेने की। यूनिलेटरल पेमेंट की बात नहीं हो रही है बेटा। इंडिया के कुछ लोगों ने फैक्टर सर्विस दिया। फैक्टर सर्विस किस किस रूप में दे सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के सेट में दे सकते हैं, यहाँ सबको पता है।
तो हमने लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मेरे को हमारे देश को 5000 रुपीज यानी ये क्या है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंडिया को मिला। अब देखिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कुछ लोग आके इंडिया में वर्क कर रहे हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज इंडिया में दे रहे हैं। बेटा क्या कर रहे हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज इंडिया को दे रहे हैं और इंडिया क्या कर रहा है, उनके फैक्टर सर्विस के बदले में इंडिया हमको क्या कर रहा है बेटा, फैक्टर पेमेंट कर रहा है। यानी इंडिया से भी कुछ रुपए और मान लेते हैं, और रुपए कितने हैं बेटा, 4000 रुपीज इंडिया क्या कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दे रहा है। अब देखिए अगर देखा जाए तो इंडिया की नेट इनकम कितनी हुई, 5000 कमा के लाया था लेकिन 4000 दे भी तो दिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। यानी इंडिया की जो नेट इनकम है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से जितना हम कमा के लाएं, कितना कमा के लाएं बेटा, 5000, इसमें से हमको फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो बाहर वालों को हमने पे करा 4000, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, तो ये जो 1000 आ रहा है यही क्या है, हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड करना पड़ेगा बेटा, आपको क्या मिल जाएगा, NFIA मिल जाएगा। अच्छा अब बेसिकली कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं बेटा। NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब कब, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने कमाया कितना 5000 और दिया कितना 4000, तो नेट जो कमाई बची वो कितनी बची बेटा, 1000 पॉजिटिव बची। यानी कि जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ग्रेटर है किससे, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड से, तो ऐसे केस में पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, जो हमारा एग्जांपल है। बस बेटा एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने 8000 लिख दिया। इट मीन्स कि जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमा रहे हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो रहा है 5000 है और फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड जो हो रहा है बेटा वो 8000 हो जा रहा है। ऐसे केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव में -300 आएगा, 3000 आएगा बेटा। यानी कब, जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर स्मॉलर हो जा रहा है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड से, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो निगेटिव आएगा, NFIA निगेटिव आएगा। NFIA जीरो भी हो सकता है, हाँ सर कब, जब जितना हमने कमाया फैक्टर इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाया, अगर उतना ही हम फैक्टर पेमेंट कर दें, जितना इधर उतना ही इधर, फैक्टर इनकम जितना उतना ही फैक्टर पेमेंट कर दें, तो NFIA बेटा जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब, जब फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड से बड़ा हो, निगेटिव कब, जब फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड से छोटा हो, और जीरो कब बेटा, जब फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड के इक्वल हो। ये बेसिकली आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज और समझना था आपको, ये चीज ये समझनी कि हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम की, ट्रांसफर पेमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हम कंपोनेंट ऑफ NFIA देखते हैं बेटा, कंपोनेंट ऑफ NFIA देखते हैं। देखिए या तो आप एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हो, ये बेटा इंडिया रहा, ये आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रहा। हमारे यहाँ से एम्प्लॉय यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वहां से भी आके एम्प्लॉय हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं। इनको कंपनसेशन हम दे रहे हैं 500 और हमारे एम्प्लॉय वहां से कंपनसेशन 800 कमा के आ रहे हैं, ये समझ लीजिए। यानी नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, फ्रॉम -2, तो 800 -500, यानी एम्प्लॉय जो है हमारे देश में 300 रुपए नेट कमा के भेज पा रहे हैं। टोटल तो वो बेटा 800 भेज रहे हैं, लेकिन 500 हम रिटर्न भी कर दे रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो कंट्री को कंपनसेशन टू एम्प्लॉय से नेट कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय कितना मिला बेटा, सिर्फ और सिर्फ 300। इसी तरह बेटा प्रॉपर्टी हो सकती है कि हमारी कुछ प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, वहां से हम कुछ कमा के भेज रहे हो और वहां के लोगों की प्रॉपर्टी हमारे पास हो, हमारी कंपनियां उधर हो, उनकी कंपनियां यहाँ पे वर्क कर रही हो, तो वो भी कुछ कमा के भेजेंगे।
यानी कि अगर आपको नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप निकालना है तो आपको सिंपली यही प्रोसेस फिर से करना होगा बेटा। और इसी तरह नेट रिटर्न अर्निंग, अगर हमारे यहाँ की कुछ कंपनियों ने कमा के रिटर्न अर्निंग रखा हुआ है दूसरे देश में, और दूसरे देश की कंपनियों ने कुछ कमा के रिटर्न अर्निंग हमारे यहाँ रखा हुआ है, उनके बीच का डिफरेंस निकाल ले तो क्या आ जाएगा आपको, नेट रिटर्न अर्निंग आ जाएगा। यानी बेसिकली NFIA के 3 कंपोनेंट हैं, नेट कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर और नेट रिटर्न अर्निंग। इन तीनों को भी अगर ऐड कर दिया जाए बेटा तो भी क्या बन जाएगा, NFIA बन जाएगा। ऐसे भी आप NFIA निकाल सकते हो, ये कंपोनेंट है NFIA। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए बेटा, अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको देश की डोमेस्टिक इनकम पता है, डोमेस्टिक इनकम देश का पता है, इसमें अगर आपने NFIA ऐड किया तो ये हमारे देश का नेशनल इनकम बन जाएगा, हमारे देश का नेशनल इनकम बन जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड करना होगा। अब NFIA आप चाहो ऐसे निकालो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, या फिर आप नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटर्न अर्निंग को ऐड कर दो, फिर भी आपको NFIA मिल जाएगा। और जब आप डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड करोगे तो नेशनल इनकम बन जाएगा बेटा। ये बेसिक से ये हमारा सेकेंड चैप्टर इसी के साथ खत्म हुआ बेटा। इस चैप्टर्स में कुछ बेसिकली डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, हर चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आगे आने वाले चैप्टरों में आपको यूज करने हैं उन्हीं को बस यहाँ पे फोकस करा गया है। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी।